students, today we'll continue with the second chapter atomic structure. इस चैप्टर में हम एटम्स के सबएटॉमिक पार्ट्स, उसके बाद डिफरेंट मॉडल्स अप टू द क्वांटम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक जो आपने 9th 10th में स्टडी किया है उसे डिस्कस करेंगे। दैट व्हाट यू नो अबाउट द एटम, अभी पहले वो डिस्कस करते हैं। वी नो दैट एटम की स्ट्रक्चर जो अभी तक आपको मालूम है कि इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा एंड न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन्स पर क्या है, न्यूट्रल चार्ज होगा। ठीक, और इसके चारों तरफ एक शेल होगा और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक, और यहाँ रूल होता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में अप टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8 तो वो जाएंगे फिर नेक्स्ट शेल में। इफ 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर तो 2 यहाँ पर होंगे। ठीक, इतना आप स्टडी हम अब तक स्टडी कर चुके हैं 10th और 9th क्लास का। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है कि एटम के पास चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक, एंड टुडे वी नो कि एटम्स के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देगा, एक स्टेबल एटम। अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज होता है तो पहली बात तो वो एटम नहीं है, क्योंकि किसी भी एटम पर चार्ज आ गया तो वो आयोन बन जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कटायोन, नेगेटिव चार्ज है तो अनायोन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट स्टिल उस चार्ज की वजह से वो बहुत अनस्टेबल होगा, तो आयोन्स जो है वो कभी स्टेबल नहीं होते। तो आज साइंटिस्ट को मालूम है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसीलिए किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या उसका हम वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि आपको मालूम है कि इस एटम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। जैसे ये हमने बनाया है 2 8 10 प्लस 2 12, यहाँ पर हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, इसका मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हैं, अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 12 ही यहाँ पर प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक, अब हमें एटम की स्टडी करने से पहले देखो एटम का मॉडल बहुत कोई रात एक दिन में ही निकल कर नहीं आ गया है, बहुत टाइम लगा है इसको निकालने में। और इसमें सबसे पहले एटम से पहले एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनकी डिस्कवरी हुई। और हमें आज सबसे पहले इन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी है उसे स्टडी करना है कि आखिर जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो डिस्कवर कैसे हुए होंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक समझना पड़ेगा कि साइंटिस्ट को कहाँ से क्लू मिला, कहाँ से हिंट मिला कि एटम्स के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। देखो एक्चुअली क्या हुआ कि डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द टर्म एटम। एटम जो नाम दिया है वो फर्स्ट टाइम डाल्टन ने दिया था, बट डाल्टन ने ये नहीं कहा था कि इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसी कोई बात नहीं की थी। उसने केवल इतना कहा था कि जो सबसे स्मॉल पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका एटम होगा। बट उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसकी हेल्प से पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। तो उसमें आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से मिस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले समझना पड़ेगा कि साइंटिस्ट को एक हिंट ये कहाँ से मिला कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर होना चाहिए। तो वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फैराडे। ठीक, माइकल फैराडे। फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोलिसिस का, अभी करते हैं उसको। तो इलेक्ट्रोलिसिस के उस एक्सपेरिमेंट से कहीं हिंट मिला कि एटम के अंदर या किसी भी मैटर के पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वो कैसे, देखो एक्सपेरिमेंट कैसे किया। फैराडे ने क्या किया कि एक किसी भी
सोल्ट का सॉल्यूशन ले लिया। देखो सोल्ट का मतलब जो आप यूज करते हो किचन में वही नहीं होता। सोल्ट का मतलब होता है, जो 10th पढ़ चुके हो आप, एसिड प्लस बेस के मिलने से बनेगा। ऑल्दो वो सोल्ट भी एसिड प्लस बेस के मिलने से बनता है। कैसे? देखो, अगर आपके पास HCl है, HCl क्या हुआ? एसिड, एंड NaOH हुआ, NaOH क्या है? बेस। ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? Na और Cl जुड़ जाएंगे तो NaCl बनेगा। क्यों? Na पर चार्ज पॉजिटिव होता है, OH पर चार्ज नेगेटिव। ऐसे ही H पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिले, NaCl प्लस OH एंड H, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, क्या बन गया? वाटर। ठीक। और जरा ध्यान देना, हमेशा किसी भी सोल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो बेस से आएगा और नेगेटिव पार्ट कहां से आएगा? एसिड से। ठीक। अब देखो, चलो मान लिया आपने एक इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, आपने इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl को डिसॉल्व कर दिया। ठीक, ये वाटर के अंदर NaCl डिसॉल्व है। अब यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स रख देने हैं, कैथोड एंड एनोड। अब यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आप बाजार में जाओ किसी भी इलेक्ट्रिसिटी शॉप पर, कहोगे कि मुझे इलेक्ट्रोड कैथोड चाहिए, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। इलेक्ट्रोड या कैथोड एनोड अवेलेबल नहीं होंगे। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स या एनोड कैथोड? कोई भी मेटल की प्लेट जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, अगर आप उसको सेल के साथ जोड़ दो, मींस इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दो, तो अपने आप ही एनोड और कैथोड बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, पता है? देखो अब ध्यान देना, आपके पास कोई भी सेल हो, उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट पॉजिटिव पार्ट होगा और एक पार्ट नेगेटिव। अगर ये सेल के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो जरा ध्यान देना, एक रोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे रोड पर चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि वो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से जुड़े हुए हैं। अब कैसे पता लगाओगे कि किसको आपने कैथोड बोलना है और किसको एनोड बोलना है? उसके लिए आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे ये NaCl है, अब ये NaCl वाटर में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब ये मालूम होना चाहिए आपको, ऑल्दो ये 10th में हो चुका है और 9th में भी हो गया होगा, कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे बोलते हैं कैटायन। ठीक। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे बोलते हैं अनायन। नेगेटिव चार्ज वाला अनायन और पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन। एंड वी नो, अगर यहाँ चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पर कौन आएगा? नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल। जैसे मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर आपने NaCl को डिसॉल्व कर दिया। अब देखो, मैं यहाँ तो एक ही NaCl दिखाऊंगा, अदरवाइज अगर आपने 5 ग्राम NaCl भी लिया तो उसके अंदर कई मिलियन Na और Cl होंगे, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है, दे आर वेरी वेरी लाइट। तो क्या होगा? Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव। अब खुद ध्यान दो, इस सॉल्यूशन में से नेगेटिव कौन है? Cl। अब वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इस रोड के ऊपर। और ये है क्या? एनायन। तो अनायन कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ। इसका मतलब जो टर्मिनल सेल के पॉजिटिव वाले पार्ट से जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे? एनोड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले के पास पहुंच जाएगा अनायन, और जहां अनायन जाएंगे वो क्या हो जाएगा? एनोड। ऐसे ही जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जहां नेगेटिव चार्ज है वहां पर कौन जाएगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हुआ? कैटायन। इसीलिए जिस पर जो सेल के नेगेटिव पार्ट से जुड़ा होगा उसे कैथोड बोलेंगे, क्योंकि उसकी तरफ पॉजिटिवली चार्ज कैथोड जाएगा, कैटायन जाएंगे। ठीक। तो ये एनोड कैथोड, आपने जस्ट सेल के साथ कोई भी रोड लगा दो, वो एनोड एंड कैथोड बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैथोड। पॉजिटिव चार्ज से जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे एनोड। ठीक। अब जरा ध्यान देना, हुआ क्या इस रिएक्शन में? रिएक्शन में जब फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया, बाय चांस किया होगा, देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंस में बाय चांस ही होते हैं, करना कुछ और होता है बट रिजल्ट कुछ और आ जाता है। उसने क्या किया होगा? वैसे ही कुछ देखने के लिए, देखते क्या होता है। साइंस की शुरुआत ऐसी होती है विद क्यूरियोसिटी, कि देखें कि होता क्या है। तो फैराडे ने क्या किया कि 2 रोड लगाई सॉल्यूशन के अंदर, NaCl कोई भी सॉल्यूशन ले लिया जिसमें सॉल्ट हो,
एक पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। तो उसने क्या देखा कि कुछ टाइम के बाद दोनों रोड पर कुछ मटेरियल जमा हो गया। मीन्स कैसे, देखो एनोड पर क्या आएंगे, एनायन Cl, तो यहाँ पर Cl हो गए डिपॉजिट। ऑल्दो यहाँ Cl गैस होती है, बट मैं थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑल्दो Cl गैस डिसॉल्व रिमूव हो जाएगी, बट स्टिल समझने के लिए कि यहाँ पर Cl जुड़ गया और Na, ऑल्दो ये रियलिटी में होगा, और इस सॉल्यूशन का Na पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट पर जाएगा और यहाँ Na जब कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो सोडियम कहाँ से कलेक्ट हुआ, कैथोड पर। ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, बहुत बार आते हैं ये कंपटीशन में कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl ऑन विच इलेक्ट्रोड द सोडियम मेटल विल डिपॉजिट, द सोडियम मेटल विल डिपॉजिट एट द कैथोड, क्योंकि सोडियम पर चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव कैटायन हो तो कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। ठीक, अब इससे फैराडे को क्या आइडिया मिला, फैराडे को यहाँ पर आइडिया मिला कि एटम के पास कुछ चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। ठीक, उससे आइडिया मिला कि एटम के अंदर कुछ चार्ज है, अब वो पार्टिकल है या नहीं है इस बात की उसे कोई इतना हिंट नहीं था, बस इतना पता चल गया कि एटम के पास कुछ चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो रहा था। पॉजिटिव वाले पर भी कुछ रिएक्शन हुई, नेगेटिव वाले पे भी रिएक्शन हुई। इसका मतलब देखो यहाँ कैसे थोड़ा सा आइडिया और मिला, इतना पता चल चुका था कि इन दिस यूनिवर्स हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से। तो यानी कि जो NaCl लिया है या कुछ भी लिया उसने, कोई भी सोल्ट लिया, तो इतना मालूम था कि ये एटम से मिलकर बना होगा। अब जब रिएक्शन हुई मैटर की, यानी कि एटम्स की रिएक्शन हुई, तो उसे पता चल गया कि एटम्स जो हैं वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब उनके ऊपर कुछ चार्ज होगा, यानी कि एटम के पास कुछ चार्ज है, वो पार्टिकल की फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है, ऐसा कोई उसको आइडिया नहीं था, बट इतना पता चल चुका था कि एटम के पास चार्ज है। तो यहाँ से सबसे पहला क्लू मिला, जहां इसके बाद मींस जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट ने ये बिल्कुल फाइनल कर दिया कि पार्टिकल्स या एटम्स के पास कुछ चार्ज होता है। तो ये फैराडे फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसके एक्सपेरिमेंट की हेल्प से साइंटिस्ट को ये क्लू मिला कि दैट वी शुड गो नाउ टू फाइंड द चार्ज इन द एटम। और इसके लिए जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, एंड यू शुड नो हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। और उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने बताया था कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और बाद में उसने उसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया था। देखो जिसने डिस्कवर किया उसकी मर्जी होती है कि जो भी नाम दे, उसको अच्छा लगा उसने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, थॉमसन ने क्या किया, एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या ही ग्लास ट्यूब थी, और काफी स्ट्रॉन्ग ग्लास ट्यूब जो कि टूटे ना हाई प्रेशर पर भी, और इसके अंदर कुछ गैस, कोई भी गैस लाइक हाइड्रोजन गैस को ले लिया। ठीक, और यहाँ एक और एक यहाँ पर दो मेटल की शीट्स या प्लेट्स ले ली। ठीक, और इन मेटल प्लेट्स को उसने जोड़ दिया बहुत हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज करंट के साथ। ठीक, ये बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दिया, और यहाँ पर एक पॉइंट रखा, एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप इस गैस को बाहर भी निकाल सकते हो, यहाँ से गैस को एंटर कर सकते हो। ठीक, अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये पूरा का पूरा जो apparatus है, इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब या फिर क्रूक्स ट्यूब, CROOKS, क्रूक्स ट्यूब बोल देते हैं। डिस्चार्ज या क्रूक्स ट्यूब ग्लास की बनी हुई है। तो पहले समझते हैं कि हुआ क्या। मींस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद रिजल्ट आया। तो उसने एक्सपेरिमेंट में देखो पहले हमें ये भी पता करना होता है कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। तो उसने क्या किया, एक नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो कि हमारा नॉर्मल जो हमारा प्रेशर है जिस पे जो हमारे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इस गैस को इस ट्यूब में फिल किया और बहुत हाई वोल्टेज करंट पास किया। नथिंग वाज सीन, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। बट फिर उसने क्या किया, इस ट्यूब में से कुछ गैस को बाहर निकाल दिया। ठीक है, कुछ ट्यूब गैस को यहाँ से बाहर निकाल दिया और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर क्या हुआ, आप ये मान लो कैथोड है और ये क्या है, एनोड। ठीक, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो यहां से एक उसको लाइट की रे ऑफ लाइट उसको दिखाई दी चलते हुए। वो चली कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ। अब इसीलिए इसको हम कैथोड रे बोलते हैं क्योंकि ये कैथोड से चली है टूवर्ड्स द एनोड। तो उसको एक लाइट की रे दिखाई दी जो कि कैथोड से एनोड की तरफ चली। फिर उसने क्या किया, प्रेशर को और कम कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं, और कुछ करते रहो शायद कुछ हो नजर आ जाए। उसने प्रेशर और कम कर दिया। देखो प्रेशर कैसे कम होगा, इसमें से गैस को और कम कर दिया। फिर ये जो लाइट थी गायब हो गई। तो यहाँ पर पहला चीज तो अभी इसको करते हैं, बाद में इसको लास्ट में करेंगे कि ये तीन ऑब्जर्वेशन हुई। जब नॉर्मल प्रेशर था, नथिंग वाज सीन। एक इंटरमीडिएट प्रेशर पर उसको एक लाइन दिखाई दी लाइट की, और दोबारा गैस के पार्टिकल और भी कम कर दिए तो वो गैस जो लाइट थी वो दिखाई देनी खत्म हो गई। तो पहली तो एक्सपेरिमेंट ये हुआ। अब दूसरी चीज जो ऑब्जर्व हुई वो ये हुई कि ये लाइट चली कैथोड से एनोड की तरफ। ये लाइट कैथोड से एनोड की तरफ चली। ठीक, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि हुआ क्या। देखो उसको क्या पता लगा, फिर उसने क्या किया कि कुछ एक्सपेरिमेंट और भी किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए कि जैसे ये ट्यूब है, इसके ऊपर इसके दोनों तरफ, जैसे ये ट्यूब है तो यहाँ और यहाँ, इस ट्यूब के ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक सर्किट लगा दिया। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब जो ये लाइट पहले चल रही थी स्ट्रेट, अब ये पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे उसको बिल्कुल कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्योंकि अगर ये लाइट पॉजिटिव की तरफ डिविएट कर रही है, इसका मतलब इस लाइट पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब शुरुआत में साइंटिस्ट को ऐसे लगा, और इवन जो थॉमसन उसको भी लगा कि हो सकता है कि जो ये मुझे लाइट दिखाई दी है ना, ये मैटर ना हो, ये एक वेव हो। देखो मैटर अलग होता है और वेव अलग होती है। मैटर मींस पार्टिकल जो कि फिजिकल टच दे सके। ठीक, तो उसको ऐसा लगा कि ये एक वेव है, इसमें कोई मतलब कोई सब्सटेंस नहीं है, जस्ट एक वेव है, एनर्जी की फॉर्म है जो कि लाइट की फॉर्म में आ गई है। अभी तक ये लगा। लेकिन फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया। वो क्या किया, जब ये लाइट चल रही थी, इसी लाइट के रास्ते में एक ना बहुत थिन, वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल का फैन बना दिया। बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल हल्का, ताकि देखो क्योंकि पार्टिकल क्या हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा हल्के पार्टिकल थे ये वाले। जब उसने रास्ते में ये फैन रखा तो फैन जो है वो रोटेट करना स्टार्ट हो गया। इससे फैराडे को लगा कि यस ये पार्टिकल होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो टकराने के बाद वो पैडल घूम रहे हैं, इसका मतलब कोई पार्टिकल टकराया होगा तभी वो फैन के पैडल घूमना स्टार्ट हो गए। तो इससे पता चला कि जो इस ये लाइट जो है ये पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। एक एक्सपेरिमेंट और भी किया उसने। वो क्या किया कि एनोड में कुछ होल्स किए, ठीक है, वहां पर राउंड राउंड होल कर दिए, और उसके पीछे, इस राउंड होल के पीछे जिंक सल्फाइड, ये पढ़ा हुआ आपने 10th 9th क्लास में, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड की एक शीट रखी। जिंक सल्फाइड की शीट करती क्या है कि इसके ऊपर, अगर जिंक सल्फाइड की शीट के ऊपर ना कोई भी पार्टिकल टकराए, कितना भी हल्का पार्टिकल क्यों ना हो, इतनी सेंसिटिव होगी कि जहां इस पर टकराया वहीं पर एक स्पॉट बन जाएगा। तो उसने देखा कि कुछ स्पॉट्स बने। अब इसका मतलब अगर स्पॉट बने हैं
तो ये कोई पार्टिकल ही कर सकता है, वेव नहीं कर सकती। वेव जो है वो अगर टकराएगी जिंक सल्फाइड से, वहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, वहां पर कोई स्पॉट नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि स्पॉट बन रहे हैं, कुछ निशान पड़ रहे हैं, इससे मालूम चला थॉमसन को कि यस नाउ, उसने बताया कि जो ये लाइट कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है, ये कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और बाद में उसने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। उसने कहा कि अब कैसे डिस्कवर, मतलब कैसे बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है और एटम से मिलकर बने हुए हैं। देखो यहां पर सबसे पहले आपने गैस ली हाइड्रोजन, ये H2 गैस थी, H2, और आपने जब इसको बहुत हाई इलेक्ट्रिक करंट दिया तो पहले तो टूट गया H2 किसमें, H और H में। मींस ये मॉलिक्यूल, गैस होती है H2 की फॉर्म में, ये मॉलिक्यूल था, ये एटम बन गए HH। अब ये जो H एटम बना है, क्योंकि आपने बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट लिया है, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, उसने क्या किया, इस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो क्या बना H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान देना, H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। देखो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। अब अगर हाइड्रोजन गैस के अंदर में से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, बचा क्या, प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन, ठीक। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये जब टकराया, मींस जब बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तो ये गैस के जो एटम्स थे, H2 गैस के जो एटम थे, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकले, मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकले, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के पास इतनी एनर्जी थी कि उसने हाइड्रोजन गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, और वो जो है इस तरफ आपके एनोड की तरफ, एनायन जो है, देखो नेगेटिव चार्ज है तो एनोड पर जाएंगे, तो ये एनोड की तरफ चल रहे हैं। अब जो हमने शुरुआत में बात की थी कि ये प्रेशर का क्या लिंक था वहां, कि देखो शुरुआत में जब आपने बहुत ज्यादा पार्टिकल ले लिए थे, तो जितना मर्जी आप हाई प्रेशर लगाओ, कोई लाइट या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। तो उसका रीजन ये होता है कि ठीक है, आपने यहाँ बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ठीक, इस हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज करंट पर इस एटम में से इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, बट आगे इतने सारे गैस के पार्टिकल्स थे कि इलेक्ट्रॉन आगे से टकराया और नीचे, आगे गया और नीचे, मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि रास्ते में उसको बहुत ज्यादा क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ मिली। जैसे मान लो आपको चलना हो, बहुत भीड़ लगी हो किस जगह पर, तो आप बार बार किसी से टकराओगे, और चलो आपके पास तो काफी एनर्जी है, आप रास्ता पार भी कर जाओगे, बट इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं थी। जैसे ही वो टकराया किसी एक एटम से, मैक्सिमम 2 से 3 से, एनर्जी खत्म हो गई और वो नीचे आ गया, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सका। और वैसे भी स्ट्रेट लाइन में चलना नामुमकिन होता है अगर सामने कोई टकरा रहा हो, चाहे एनर्जी भी रहे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, नॉर्मल प्रेशर मींस जब गैस के पार्टिकल काफी हाई अमाउंट में थे, तो ये यहाँ पर लाइट नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुए वो लगातार एटम से टकराते रहे। फिर जब उसने गैस के पार्टिकल थोड़े कम कर दिए, जैसे ये कर दिया, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट चलते रहे, क्योंकि रास्ते में उनके एटम्स नहीं आए। फिर थर्ड कंडीशन ये और थी, अगर गैस के पार्टिकल और कम कर दिए, फिर दोबारा से वहां से लाइट की जो लाइन थी वो गायब हो गई। और वो गायब क्यों हुई, क्योंकि अब गैस के पार्टिकल इतने कम हो गए थे कि इतने इलेक्ट्रॉन नहीं बने उसमें कि आपको एक लाइट दिखाई दे, ठीक। तो ये रीजन था वहां पर प्रेशर का, कि कैसे प्रेशर की हेल्प से ये लाइट मूव कर रही थी। तो ये था हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से क्या हुआ था, आपने प्रूव किया है कि किसी एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव मटेरियल नेचर, दे हैव पार्टिकल नेचर। उनका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल का। और ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमारे टेलीविजन्स में यूज होती है, ठीक। ये टेलीविजन्स में यूज होने वाली ट्यूब है। अब तो देखो टेलीविजन नहीं रहे हैं, अब तो आपके पास LCD आ गई
है तो उसमें इस ट्यूब का यूज नहीं होता है। बट अगर आप पुराने टीवी देखो तो वहाँ पर आपको टीवी अगर ओपन करते हो पीछे एक ग्लास की ट्यूब दिखाई देगी, उसे हम टीवी ट्यूब बोलते हैं। काफ़ी कॉस्टली पार्ट हुआ करता था उस समय टीवी का वो, अगर वो खराब तो इसका मतलब उसको रिप्लेस ही करना पड़ता था, और उसे बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, और इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। So it's over for today, and tomorrow we'll start with the discovery of the proton, and also we'll discuss some of the atomic models also. Thank you.